नमस्कार, मैं मूलचंद सहायक आचार्य श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा में कार्यरत हूँ। आज का जो टॉपिक है वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म अथवा कर्म। यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई विद्वानों ने वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म बताया है, तो कुछ विद्वानों ने वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म बताया है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर राधाकृष्णन, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी रिलीजन एंड सोसाइटी, जिसमें यह कहा गया कि वर्ण व्यवस्था का आधार जो है वो कर्म है, परंतु जन्म की बात को भी उन्होंने इग्नोर नहीं किया। उन्होंने कहा जन्म का महत्व तो था परंतु कम था, जबकि कर्म का महत्व ज्यादा था। इन्होंने कई ऐसे उदाहरण दिए जिसके आधार पर यह पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था एक लचीली व्यवस्था रही है, जिसमें उस समय व्यक्ति अपने गुण और कर्म के आधार पर वर्ण को परिवर्तित कर सकते थे। पहली जब हम बात करें तो राजा वसुमित्र की बात करते हैं। वसुमित्र अपने सैनिकों के साथ में आरण्य में जा रहे थे, यानी जंगल में जा रहे थे। तो रास्ते में मुनि गुरु वशिष्ठ जी का जो है वो आश्रम था। उस वशिष्ठ जी के आश्रम जो है उस जंगल में था। तो राजा वसुमित्र और अपने सैनिकों के साथ घना जंगल था और भयंकर गर्मी थी। प्रचंड गर्मी होने के कारण भूख और प्यास से वो बेहाल थे, क्योंकि वह युद्ध से वापस लौट के आ रहे थे, युद्ध में रण जीत करके लौट के आ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वो वशिष्ठ जी के आश्रम के वहां पहुंचे और वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि हमारे जो सैनिक है और हम भूखे हैं, प्यासे हैं, और तो इस संबंध में अगर आपके यहाँ कोई व्यवस्था होती है तो वो देखिए। तो वशिष्ठ जी ने तुरंत कहा कि आप सभी के लिए व्यवस्था हो जाएगी। यह सुनकर के राजा वसुमित्र आश्चर्यचकित रह गया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो वसुमित्र और उनके सैनिकों के लिए भोजन की तुरंत व्यवस्था हो गई और आज तक राजा वसुमित्र ने कभी ऐसा भोजन नहीं किया जो कि वशिष्ठ जी के वहां पर वो इतना स्वादिष्ट और लजीज भोजन ग्रहण किया था। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि इतने कम समय में आपने इतनी व्यापक स्तर पर हमारे सैनिक और हमारे लिए आपने भोजन का प्रबंध इतना जल्दी कैसे कर दिया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे पास एक गाय है कामधेनु, वह दूध भी देती है और वरदान भी। तो मैंने कामधेनु से निवेदन किया तो उन्होंने आप सभी के लिए लजीज व्यंजन भोजन प्रस्तुत कर दिए। तो उन्होंने देखा, राजा वसुमित्र ने ये देखा और कहा कि भाई कि राजा तो हम हैं, तो ऐसी वस्तुएं, ऐसी जो है आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो हमारे यहाँ होनी चाहिए। अब जैसे कामधेनु गाय आपके पास है तो ये हमारे को दे दीजिए, क्योंकि राज्य में जब यह होगी तो धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। तो इस बात से वशिष्ठ जी ने इनकार कर दिया कि भाई कि मैं ये गाय आपको नहीं दे सकता। तो राजा वसुमित्र ने कहा तो ठीक है, तो ये गाय तो मैं लेके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे आपसे युद्ध ही क्यों नहीं करना पड़े। तो वशिष्ठ जी ने उनके युद्ध के निमंत्रण को स्वीकार किया और उन्हें वशिष्ठ जी ने कामधेनु गाय से जो है वो सैनिकों के लिए प्रार्थना की, तो उससे भी डबल सैनिक और मजबूत ताकतवर सैनिक प्रकट कर दिए और उसके पश्चात में दोनों में युद्ध हुआ। राजा वसुमित्र की पराजय हुई, वह पुनः लौट कर चला गया। अब वो देखें कि भाई शक्ति के आधार पर तो इससे जीता नहीं जा सकता है, उसने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। तो राजा वसुमित्र
जन्म से क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन वो तपोबल के कारण, अपनी तपस्या के कारण वो विश्वामित्र कहलाए। यानी कि उन्होंने अपना जो वर्ण है वो परिवर्तित कर लिया, क्षत्रिय से ब्राह्मण में काउंट हो गए। दूसरी बात, हम परशुराम जी की बात करें, जन्म से परशुराम जी ब्राह्मण थे, परंतु कई बार इस धरती पर अनेक क्षत्रियों का नाश किया, इसीलिए वो क्षत्रिय कहलाए परशुराम जी। इसके साथ में राजा जनक, वाल्मीकि, महामुनि व्यास आदि का उदाहरण भी यहाँ देखने को मिलता है कि ये जो है अपने वर्ण को परिवर्तित कर लिया अपने गुण और कर्म के आधार पर। इसका तात्पर्य यही है कि वर्ण व्यवस्था एक लचीली व्यवस्था है जो कि व्यक्ति अपने अनुसार परिवर्तित कर सकता है अपने गुण और कर्म के आधार पर। दूसरी बात हम करें जीएस बुरे की, भारतीय समाजशास्त्री जीएस बुरे ने कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जाति, वर्ग और व्यवसाय में इस बात को अंगीकृत किया कि वर्ण का संबंध रंग से है, रंग से है। जीएस बुरे ने कहा कि आर्य, यहां पर केवल दो वर्ण थे, आर्य और अनार्य। अनार्य को द्रविड़ भी कहते हैं, दस्यु भी कहते हैं। तो आर्य फारस से जब भारत में आए तो यहाँ के द्रविड़ों को परास्त किया, तो द्रविड़ों को परास्त करने के बाद में वो यहीं बस गए आर्य, और यहाँ बसने के बाद में एक चीज हुई है अनुलोम विवाह, यानी उच्च कुल का लड़का और निम्न कुल की लड़की, यानी कि उच्च कुल का लड़का यानी आर्य और निम्न कुल की लड़की यानी अनार्य, उनसे विवाह हुआ। जब उनकी सोशल सिस्टम में संख्या पूरी हो गई तो ये विवाह करना भी बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप जो है उनकी संख्या पूरी हो गई, परंतु इसी के आधार पर जो आर्य लोग थे उनमें भी अलग अलग व्यक्ति कार्य करने लगे, यानी कि इन्हें द्विज के रूप में जाना गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों वर्ण को द्विज कहा जाता है। तो यहां बात आती है द्विज वर्ण की। ये आर्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो कि अपने कर्म के आधार पर, अलग अलग कर्म के आधार पर तीन भागों में बढ़ गए थे। पहले ये द्विज वर्ण था। तीसरी बात हम के.एम. पन्नीकर की करते हैं। के.एम. पन्नीकर ने हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड पुस्तक लिखी, हिंदू समाज निर्णय के द्वार पर। तो इन्होंने कहा कि वर्ण का आधार कर्म था, क्योंकि वर्ण का संबंध व्यवसाय के साथ रहा है और व्यवसाय व्यक्ति चयन करता है। और प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि ब्राह्मण धर्म कार्यों के अतिरिक्त वह शासन से संबंधित, शास्त्र से संबंधित, प्रशासन से संबंधित अनेक कार्य करते थे। औषधि, शस्त्र निर्माण और प्रशासन संबंधी कार्य ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। तो इसका अर्थ यही है कि वह कर्म प्रधान था वर्ण। परंतु कुछ विद्वान जो कि जन्म को मान्यता प्रदान करते हैं कि वर्ण का आधार जन्म रहा है, जिसमें महात्मा गांधी का नाम आता है, उन्होंने कहा कि वर्ण का जो संबंध है वह रंग और व्यवसाय से है, क्योंकि आनुवंशिकता के आधार पर व्यक्ति को रंग प्राप्त होता है और व्यवसाय जो है परंपरागत रूप से अपने पिता के द्वारा उसे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वह जन्म को मानते हैं। और बसंत कुमार चट्टोपाध्याय भी वर्ण का आधार जन्म को मानते हैं। सारांश रूप में अगर हम ये बात रखें कि वर्ण व्यवस्था में जन्म का महत्व कम था, निश्चित रूप से जन्म का महत्व था, लेकिन वह नगण्य था, नहीं के बराबर था, परंतु कर्म का महत्व ज्यादा था। और यही कारण है कि हमें गुण और योग्यता के आधार पर वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति अपने वर्ण को बदल सकता है, इसलिए इसको लचीली व्यवस्था कही गई है। अगर हम इसकी धर्म की बात करें, चूंकि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर 3 वर्ण में से सबसे ऊपर ब्राह्मण को बताया गया है। और ब्राह्मण का जो है कार्य अध्ययन अध्यापन करना महत्वपूर्ण है, और क्षत्रियों का जो धर्म है वह क्षेत्र विशेष में रहने वाले जो लोग हैं उनकी रक्षा करना, वैश्य का व्यापार से संबंधित है, और शूद्र का उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। अर्थात इन चारों वर्णों के जो है कार्य और दायित्व निर्धारित कर दिए गए थे सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर, परंतु ये सारे कार्य धर्मानुरूप हुआ करते थे, धर्म के अनुसार किए जाते थे। जब हम इसकी विशेषता की बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझा जा सकता है। सबसे पहले जब वर्ण व्यवस्था की बात करें इसकी विशेषता की, तो पहली बात जो आती है वर्ण गुण और कर्म पर आधारित है, क्योंकि इसके अंदर चूंकि विश्वामित्र परशुराम जी का जो उदाहरण देखकर के ये पता चल सकता है कि इन लोगों ने अपना वर्ण परिवर्तित किया है, तो निश्चित रूप से यह गुण और कर्म पर आधारित है। दूसरी बात करते हैं श्रम विभाजन पर आधारित। चूंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों को अलग अलग कार्य सौंप दिए गए हैं। ब्राह्मण का जो कार्य है वो शिक्षा प्रदान करना है, अध्ययन करना है, अध्यापन करवाना है। क्षत्रियों का देश की रक्षा करना है, वैश्य का व्यापार करना है, और शूद्र का सेवाएं करनी है इन उपरोक्त तीनों वर्णों की। तो इस प्रकार से जो है यहाँ श्रम सभी का कार्य का बंटवारा कर दिया गया है। तीसरी बात अगर हम बात करें शक्ति तथा अधिकारों का निश्चित संरचना, चूंकि यहाँ ब्राह्मण के अधिकार क्या होगा, उसकी शक्ति क्या होगी, क्षत्रियों का, वैश्य और शूद्र सभी को एक निश्चित रूप से अधिकार प्रदान कर दिए गए, और वो उन्हीं अधिकारों का जो है वो कर्तव्यता के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ में वो कार्य करने लगे। और चौथी बात जो हम वर्ण व्यवस्था की करते हैं वो आध्यात्मिकता पर बल दिया जाता है। चूंकि चारों वर्ण हैं, वो चारों वर्ण धर्म को प्रमुखता देते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषता है आध्यात्मिकता, अध्यात्मवाद को ज्यादा महत्व दिया गया। पश्चिमी देशों में भौतिकतावाद को महत्व दिया गया है, परंतु भारतीय समाज में धर्म प्रधान है, अध्यात्मवाद को महत्व दिया गया है। यहाँ तेन त्यक्तेन भुंजितः की कहावत पर है, जिसमें व्यक्ति अपने जो परार्थवादी बात करता है धर्म के अनुसार, धर्मानुसार जो भी कार्य करेगा वो धर्म के आधार पर नैतिक आचरण